हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। फार्मास्यूटिक्स में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे जीपैट एंड नाइपर 2025 के फ्री क्रैश कोर्स के। जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए, उसमें हमने दो सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट किया, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर दी, हमने उसका पीवाईक्यू डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हमने सीएचएफ खत्म कर दिया, हमने एंटी हाइपरटेंसिव खत्म कर दिया, हमने एंटी एंजाइनल खत्म कर दिया। अब एक लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम एंटी एरिथमिक करेंगे और फिर हम कार्डियोवैस्कुलर का पीवाईक्यू डिस्कशन करके उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और सेम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो उसमें हमने पी फॉर्मुलेशन कंप्लीट कर दिया पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ, फिर हमने टैबलेट कंप्लीट कर दिया पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। फिर हमने ग्रुप में पोल डाला था कि कौन सी नए टॉपिक पे नेक्स्ट हम स्टार्ट करें वीडियो, तो मैक्सिमम लोगों ने वोट किया कि कैप्सूल एज पर शेड्यूल चलना चाहिए, तो फिर हमने कैप्सूल को स्टार्ट किया है इसकी वीडियो में। इस वीडियो में देखो मैंने कुछ चीज़ें नई ट्राई करी है, जैसे मैंने टेम्पलेट्स नए नए ट्राई किए हैं, थोड़े नोट्स के जो नोट्स का जो वो है मॉडिफिकेशन है, चीज़ों को थोड़ा जो तरीका है नोट्स को प्रेजेंट करने का वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो आपको ये कैसा लगा? आप अगर आपने पहले दो टॉपिक की क्लासेस की है, प्री फॉर्मुलेशन एंड टैबलेट्स, तो वो वाले नोट्स ज़्यादा बेटर थे, वो वाला तरीका ज़्यादा बेटर था टेम्पलेट्स, या ये ज़्यादा बेटर है? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम उस हिसाब से चीज़ें कर सकें, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं एक और चीज़ अनाउंसमेंट कर दूं कि आप लोग के लिए, वैसे मैंने ये अनाउंसमेंट ग्रुप में कर दी थी बट मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में क्या होगा कि हर टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, यहाँ पे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है वो सेपरेटली चलेगी, उसमें कोई टेंशन वो नहीं आने वाला है, उसमें हम काम करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज उसके अलावा हम करेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और सर ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ये क्वेश्चंस आएंगे सारे स्टैंडर्ड बुक से, जैसे फॉर फार्माकोलॉजी हम यूज़ कर लेंगे केडीटी की फार्माकोलॉजी एमसीक्यू बुक्स, एंड सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग बुक्स का यूज़ करेंगे। और एग्जैक्ट कॉपी हम उस बुक के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चंस एग्जैक्ट एग्जाम में कॉपी नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होती है कि चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा घूम के आ जाती है, तो क्वेश्चन वही रहेंगे, थोड़ा सा उनको हम मॉडिफाई करके प्रेजेंट करने वाले, ठीक है। तो इस सीरीज़ के बारे में आपको और क्या थॉट्स हैं, आप क्या चीज़ें और हमसे उस इस सीरीज़ में इंक्लूड कराना चाहते हैं वो मुझे बता दो। विद इन दिस वीक ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। और आज हम कैप्सूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए लाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि सारे लोग इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, ठीक है। चलो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू कैप्सूल, ठीक है। इसमें तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ब्लैंक स्लाइड पे बताऊंगा कि जो हमारा कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। कैप्सूल ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन टर्म है, ठीक है, एक लैटिन टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है कैप्सूला, ठीक, कैप्सूला। इस कैप्सूला टर्म से हमारा कैप्सूल टर्म ओरिजिनेट हुआ है, और इसकी जो मीनिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर, ठीक है। कैप्सूला क्या होता है कि हमारा एक लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर। ये क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं कैप्सूल हमारे, ये भी पता है। यूनिट डोजेस फॉर्म भी होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग होती है उसको हम क्या करते हैं कि एक जिलेटिन की सेल में, जिलेटिन मेनली हम जिलेटिन ही यूज करते हैं, और भी अभी रिसेंट एडवांसमेंट में और भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का यूज किया जा रहा है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मेनली हम जिलेटिन अभी तक यूज करते आ रहे हैं, तो ऐसी सेल में हम उसको क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होता है? अब जैसे कोई भी ड्रग जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जिसका ऑर्डर अच्छा नहीं है, उन सबको क्या करते हैं, हम उसमें डाल देंगे तो वो मास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें की जा सकती है, इसलिए हम कैप्सूल का यूज करते हैं। अब इसमें दो चीजें, दो मेनली कैप्सूल का हम होता है, एक होता है हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम क्या करते हैं, मेनली सॉलिड्स को इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे पाउडर हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया, पैलेट्स हो गया। वेयर एज इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हम क्या करते हैं कि मेनली हम कोशिश करते हैं इसमें जैसे लिक्विड्स हो गया, जेल्स के फॉर्मेशन जो हो गए, उसको हम इसके अंदर इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? चलो अब आ जाओ फटाफट से हम लोग स्लाइड्स पे चलते हैं, देखते हैं। कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म, पहली बात ये क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म्स है which in which the drug substance is enclosed within a soluble shell। अब देखो soluble cells हो सकती है which is typically made of gelatin, mainly gelatin की होती है, और other suitable materials, और इसके अलावा other suitable materials की भी बनी हो सकती है, mainly जिलेटिन होती थी अभी तक, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स भी आ रहे हैं मार्केट में। दे आर वाइडली यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, प्रोवाइडिंग एन इजी टू स्वेलो एंड टेस्टलेस ऑप्शन फॉर द पेशेंट। सिंपल सी बात है कि वो हमें टेस्टलेस और वो चीज़ें देते हैं।
फिर कैप्सूल को हम मेनली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, इंटेंडेड फॉर द इनकैप्सुलेशन ऑफ द पार्टिकुलेट सॉलिड सच एज पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड पैलेट्स का इसमें हम इनकैप्सुलेट करते हैं। वेयर दूसरा जो होता है हमारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या करते हैं कि हम मेडिकामेंट जैसे हम पाउडर पेस्ट पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसमें हम पेस्ट के फॉर्म में इनकैप्सुलेट करते हैं और नॉन एक्वस लिक्विड के फॉर्म में इसके अंदर हम इंक्लूज करते हैं। ठीक है, तो हम हार्ड जिलेटिन में किसमें पाउडर ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स में इंक्लोज कर के फॉर्म में रख रहे हैं, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम पाउडर्स का तो यूज़ कर ही सकते हैं, हम उसमें पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें नॉन एक्वस लिक्विड्स के को भी इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कैप्सूल के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे कि कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इजी टू स्वेलो स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी विद टैबलेट्स। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको टैबलेट्स के साथ डिफिकल्टी होती है स्वेलो करने में, तो ये ईजी हो जाता है। ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इस पर जो जिलेटिन की कवरिंग होती है तो वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पर थोड़ा सा स्लिपरी हो जाती है। जब वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाती है तो आराम से वो अंदर चली जाती है। मास्क द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द अनप्लीजेंट ड्रग्स। अनप्लीजेंट ड्रग्स का जो टेस्ट और ऑर्डर है उसको मास्क कर सकते हैं। फास्टर डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज कंपेयर टू द टैबलेट के कंपैरिजन में फास्टर डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखो क्या टैबलेट में क्या होता है कि जैसे हमारा टैबलेट है उसकी पूरी मैट्रिक्स में ड्रग है, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे मैट्रिक्स डिसॉल्व होगी वैसे वैसे ड्रग रिलीज होगा। बट इन केस ऑफ कैप्सूल में क्या है कि बस केवल शेल के अंदर ड्रग है, अगर हमारी सेल डिसॉल्व हुई तो ड्रग पूरी पूरी रिलीज हो जाएगी। इसीलिए जो इसका वो है डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द टैबलेट। समझ गए बात को? चलो, फ्लेक्सिबल डोजिंग एज कैप्सूल कैन बी ओके इन मिक्स विद फूड फॉर सर्टेन। अब देखो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कि ये स्पेसिफिक एक आध कंडीशन में हम कैप्सूल को ओपन करके मिक्स कर सकते हैं, बट जनरली इसको नहीं हटा सकते। ठीक है, मतलब जनरली ये कंसीडर नहीं है। सुटेबल फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ड्रग फॉर्मुलेशन। सही बात है, सॉलिड और लिक्विड ड्रग फॉर्मुलेशन में भी कर सकते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ये हम यूज होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और कुछ कि लेकिन ये क्या होता है विद सर्टेन टाइप ऑफ, तो कुछ लिमिटेड ड्रग्स के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे इसमें हम जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनको भी इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। उनको कैसे इनकैप्सुलेट करेंगे? जो हमारा कैप्सूल है उसको हम एम्बर्ड कलर कर देंगे तो उससे लाइट सेंसिटिव ड्रग भी इनकैप्सुलेट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले ये इफ्लोरेसेंट मटेरियल जो होते हैं उनके लिए ये हमारे पास सूटेबल नहीं होता है। इफ्लोरेसेंट मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इफ्लोरेसेंट मटेरियल में क्या होता है जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, उनके कंडीशन में। और सेम जो डेलिक्वेसेंट मटेरियल होते हैं, डेलिक्वेसेंट मटेरियल में क्या हो जाता है जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारा इफ्लोरेसेंट और डेलिक्वेसेंट दोनों मटेरियल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसमें जो इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं वो कैसे मटेरियल्स होते हैं? इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे पास जो वाटर को वो करते हैं, इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। ऐसे कंपाउंड जब उसको एयर के एक्सपोज में आते हैं तो वो वाटर रिलीज करते हैं, और जब वो वाटर रिलीज करेंगे तो सेल में क्या हो जाएगा? वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो सेल है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और डिलिक्वेसेंट मटेरियल क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये जो सेल से भी कैप्सूल की सेल जो है उससे भी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? सेल जो होगी वो एक्सेसिव ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एक्सट्रीमली सॉल्युबल मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे केसीएल हो गया, केबीआर हो गया, एनएच4सीएल हो गया। इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों इनको नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये एक सडन रिलीज़, मतलब ड्रग में क्या होता है कि अचानक से रिलीज़ कॉज़ करा देंगे, ढेर सारी ड्रग अचानक से रिलीज़ कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। जब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो बहुत ज़्यादा ड्रग ये अचानक से रिलीज़ कर देंगे। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? हमें स्टमक में इरिटेशन देखने को मिल सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स और एक्सट्रीमली जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कैप्सूल डोजेस फॉर्म को। ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैप्सूल के साइज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। देखो अभी तक इनसे ये जो डिसएडवांटेज के 3 पॉइंट्स बताए हैं इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट जो है कैप्सूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब देखो कैप्सूल आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज रेंजिंग फ्रॉम 000 to 5। अब देखो 000 से लेके 5 तक ये कैप्सूल की साइज रेंज है। इसमें जो 000 है वो क्या होता है? वो होता है लार्जेस्ट, और जो 5 होता है वो होता है स्मॉल है। ठीक है, अब इसमें द साइज चोजन इज डिपेंड ऑन द डोज एंड वॉल्यूम ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन। सिंपल सी बात है कि जितना हमारा ड्रग का जो डोज और वॉल्यूम होगा उसके बेसिस पे हम उसकी साइज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया ड्रग की डोज एंड डेंसिटी पे, पेशेंट कंप्लायंस पे भी डिपेंड करता है, और फॉर्मुलेशन टाइप की पाउडर ग्रेन्यूल्स पैलेट्स किस पे हो रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। अब हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार देखते हैं कि उसमें कितना वॉल्यूम और कितनी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे अगर हमारी जो 000 की साइज़ है, ये क्या जो सबसे लार्जेस्ट साइज़ है, इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है 1.35 वॉल्यूम, और कितना हमारे पास
950 mg जो कैप्सूल है ग्राम वो आ सकता है, 950 mg तक आ सकता है, ठीक है। दूसरा 0.95 वॉल्यूम, इसमें 650 mg तक हमारा जो कैप्सूल की ड्रग है वो इनकैप्सुलेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 000 जीरो में हमारे पास क्या होता है 7.5 इंटू हमारे पास 450 mg तक यूज कर सकते हैं ड्रग हम इसमें, ठीक है। अगर हम वन की साइज जो है इसका, इसमें हम जो वॉल्यूम कितना इनकैप्सुलेट कर सकते हैं 0.55 ml, और जो वेट कितना है 300 mg का वेट हम इसमें इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टू की अगर हम बात करें तो 0.40 ml है, इसमें जो वॉल्यूम वेट हम कितना इनकैप्सुलेट कर सकते हैं 250 mg इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। अगर कैप्सूल साइज 3 की बात करें तो जो 0.30 ml हम इसमें यूज कर सकते हैं, और हम वेट जो है वो 200 mg तक इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। फिर अगर 4 की बात करें तो 0.25 ml और 150 mg, और 5 जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है 0.15 एंड 100 mg तक का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो आप, 0.00000, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं। इसमें आपको एक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, मे बी आप ये याद कर लो या ये याद कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 000 साइज में कितना वेट का कैप्सुलेट इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को पता होना जरूरी है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप आराम से चीज़ें कर पाओगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। समझिए बात को। तो ये थी बेसिक किसके बारे में, कैप्सूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल थी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने कैप्सूल देख लिए, उसके एडवांटेजेस देख लिए, उसके डिसएडवांटेजेस देख लिए, अब उसकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम कुछ एक्सिपिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो कैप्सूल में यूज होने वाले हैं, उनके कुछ एक्सिपिएंट्स की बात करेंगे जो हम कैप्सूल में फिल करते टाइम हम यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो एक्सिपिएंट, थोड़ा आ जाओ फटाफट से देखिए। अब excipients in the used in the capsules, pharmaceutical excipients crucial role in capsule formation, कैप्सूल फॉर्मुलेशन में स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी सब में एक इनका एक मेजर रोल होता है, किसका, एक्सिपिएंट्स का। अब कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूट। देखो इन सब में क्या है ना कि ये सारे एक्सिपिएंट्स का एग्जांपल मैंने आपको टैबलेट में इन डिटेल दिया था, ऐसे ही एक्सिपिएंट जो है वो यहाँ पे भी सेम रोल है, सेम फंक्शन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ। आप एक बार टैबलेट वाला लेक्चर देख लेना फिर से, वहाँ पे बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमने करी थी। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल ही बताऊंगा, बट एक बार आप वो देख लोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डाइल्यूट का एग्जाम्पल हमारा लैक्टोज हो गया, ठीक है, एमसीसी हो गया हमारे पास, स्पेनिटॉल हो गया, सुक्रोज भी यूज कर सकते हैं हम, स्टार्च भी यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा काम है, एडजस्ट द कैप्सूल वेट एंड इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेनली इसका वो होता है कि बल्क फॉर्मुलेशन का काम करता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेंट्स की बात करें तो हमारे पास क्रॉस कार्मिलो सोडियम का यूज कर सकते हैं हम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एमसीसी एज अ डिसइंटीग्रेंट भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस पोविडोन का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा डिसरप्शन ऑफ द पाउडर मास, जो हमारा ड्रग के फैसिलिटेट करता है, कैप्सूल का जो रप्चर है उसको फैसिलिटेट कराता है, पाउडर का जो अंदर इनकैप्सुलेट है उसकी चीज़ों को फैसिलिटेट वो रप्चर कराने का काम करता है। लुब्रिकेट्स एंड ग्लाइडेंट्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम स्टीरेट, कोलोइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्लो प्रॉपर्टीज को इनहेंस करता है। अब लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट और एंटी एड्रेंट में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने 2 बार बताया है बहुत डिटेल में। 2 बार कहाँ बताया, एक बार हमने बताया जब हम टैबलेट का लेक्चर ले रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर किया था। एक बार मैंने बताया था जब हम टैबलेट का पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन में भी मैंने उसको अच्छे से कवर किया था, तो एक बार देख लेना जाके, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। वेटिंग एजेंट का, या वेटिंग एजेंट्स की बात कर सकते हैं, इसी को हम सॉल्युबिलिटी इनहेंसर के रूप में भी इसको हम ले सकते हैं, वेटिंग एजेंट या सॉल्युबिलिटी इनहेंसर। इसमें हमारा सोडियम लॉरियल सल्फेट आ गया, पॉलीसॉर्बेट्स आ गया, ये सब क्या करते हैं, ये डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग की डिसोल्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब और हमारे पास और भी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं जो स्टेबिलिटी को एनहांस करे, एब्जॉर्बेंट्स का यूज़ कर सकते हैं हम, एंड और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं सर्फेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें सारे एक्सिपिएंट्स का डिटेल में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे यहाँ पे भी आप बस एक्सिपिएंट्स में आपको नेम याद रखना है, उसके थोड़े सा फंक्शंस याद रखना है। एक बार एक एक एक्सिपिएंट्स को थोड़ा सा डिटेल देख ले। जैसे डाइल्यूट्स की बात करें, इसको हम फिलर्स भी बोलते हैं, कैप्सूल वेट, बल्क, पाउडर फ्लो को भी करता है और यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्हें प्रमोट करता है। इसमें हम जैसे लैक्टोज मोनोहाइड्रेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो इंप्रूव तो फ्लो में इंप्रूव करता है, क्योंकि इसको हमने अभी देखा कि हम इसको किस में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एमसीसी को हम किस में यूज़ कर रहे थे, एमसीसी को हम एज अ डिसइंटीग्रेंट में भी यूज़ कर रहे थे, एज हम डाइल्यूएंट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सॉल्व वो भी मिलेंगे, डाइल ऐसे आपको एक्सिपिएंट्स मिलेंगे जिनका मल्टीपल रोल होता है। मैनिटॉल, अब देखो मैनिटॉल डाइल्यूएंट्स के रूप में एज अ फिलर भी यूज़ हो रहा है, और साथ में हमारे पास च्यूएबल टैबलेट्स में एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। और वही चीज़ें हैं सारी सिलेक्शन क्राइटेरिया की, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, कंपेटिबल विद एपीआई, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस बैचलर से पढ़ते आ रहे हो, तो कुछ नया चीज़ें हैं नहीं, बस आपको नेम एंड फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, समझिए बात को। डिसइंटीग्रेशन का क्या काम है कि हमारे पास कैप्सूल के अंदर जो पाउडर फॉर्मुलेशंस जो हमें उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, इन जीआईटी फ्लूइड में, उससे आता है ड्रग रिलीज को भी हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि हम कैप्सूल के अंदर डायरेक्ट ड्रग नहीं भर रहे हैं, जैसे कैप्सूल की शेल है तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जेल
उस ड्रग भर दे रहे हैं। उसके अंदर भी जो हम ग्रेन्यूल्स भर रहे हैं उसमें भी हमारे पास कई सारे हैं, जैसे उसमें भी हम सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके भरते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स और जो भी मतलब डिसइंटीग्रेंट्स हो गया, तुम्हारा डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी एनहांसर हो गया, सरफेक्टेंट हो गया, जो जो चीज़ें हैं। तो वहाँ से ड्रग रिलीज को हेल्प कराता है कौन, जैसे ये है अब कैप्सूल सेल ब्रेक हुई, ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुम्हारा हमारे पास डिसइंटीग्रेंट्स भी है, इसके अंदर हमारे पास सॉल्युबिलिटी एनहांसर भी, इसके अंदर हमारे पास डाइलुएंट्स भी हैं, सब कुछ। तो यहाँ से जो ड्रग रिलीज को फैसिलिटेट कराता है, इसके ब्रेकडाउन को कौन कराता है, वो कराता है डिसइंटीग्रेट। समझ गए बात को। एग्जाम्पल में हम CMS ले सकते हैं, क्रॉस कार्मिलो सोडियम सुपर डिसइंटीग्रेंट्स है, स्वेल्स रैपिडली। अब डिसइंटीग्रेंट्स और सुपर डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने टैबलेट में कवर करा रखी। तो एक बार जाओ देखो, क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ें अगर रिपीट कराता जाऊँगा ना तो बहुत लंबा वो हो जाएगा, और साथ में जो देख चुका है तो उसका टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसीलिए आप एक बार पीछे जाके देख लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, या डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स और शेड्यूल सब कुछ मैं वहाँ डालूंगा, ठीक है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट की बात करें तो इनहेंस द वाटर पेनिट्रेशन इनटू द कैप्सूल। फिर प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च की बात करें तो माइल्ड डिसइंटीग्रेंट्स एंड आल्सो इंप्रूव द बाइंडिंग। कंसिडरेशन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल टेकली डिजोल्व इन गैस्ट्रिक फ्रूट्स, बट फॉर द मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन डिसइंटीग्रेंट्स प्ले द क्रूशियल रोल। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास हार्ड जिलेट कैप्सूल है जो हमारे गैस्ट्रिक फ्रूट में डिजोल्व हो जाता है, उससे चीज़ें रिलीज हो जाती। बट अगर हमें जब मॉडिफाई करना होगा चीज़ों को कि हमें पहले रिलीज चाहिए या बाद में रिलीज चाहिए, तो उस हिसाब में हम डिसइंटीग्रेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर देंगे तो हमारी ड्रग का रिलीज पहले हो जाएगा। और अगर हम डिसइंटीग्रेंट्स का कंसंट्रेशन अगर हम वो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो जो हमारा ड्रग का रिलीज है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स। सिंपल सी बात है, पाउडर एडहेशन टू द कैप्सूल फिलिंग मशीन एंड इंप्रूव द पाउडर फ्लो। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, इसके बारे में तो हम ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैग्नीशियम स्टीरेट सबसे कॉमन वो होता है और प्रिवेंट करता है स्टिकिंग को। टैल्क ये भी अभी पाउडर फ्लो को इंप्रूव करता है, बट डिसोल्यूशन में थोड़ा सा डिले कॉज कर सकता है, इसके बारे में हमने बात की थी। कोलोइड सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करते हैं, फ्लोएबिलिटी को इनहेंस करता है, ऐसे इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन कौन रिड्यूस करता है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं ग्लाइडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कोरिलेट हो जानी चाहिए, चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल डिसोल्व, बट हाँ ठीक है, ये तो सेम चीज़ है, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायलुएंट्स की हमने बात कर ली। देखो ये थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अगर जो चीज़ें नई हैं उनको हम डिटेल में बहुत ईजिली आराम से करेंगे, बट जो चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ उनके लिए बार बार टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं सही लगता। आप भी पढ़ चुके होगे तो आप आराम से अपने नोट से भी रिवाइज कर सकते हो। सेम वेटिंग एजेंट में मैं क्या बताऊँ, वेटिंग एजेंट में सारा हमने कॉन्टैक्ट एंगल सबकी बात डिटेल में की थी कि कितने कॉन्टैक्ट एंगल पे क्या चीज़ें होती, सब कुछ डिटेल की थी। तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें क्या है कि बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, सोडियम लोरियल सल्फेट हो सकता है जो वेटेबिलिटी एंड डिस्पर्शन को इंक्रीज करता है। पॉलीसॉर्बेटेड टी जिसको हम क्विनेट बोलते हैं, कॉमन सरफेक्टेंट ऑफ और लिपोफिलिक ड्रग के लिए यूज करते हैं। कि बेनिफिट्स क्या है इसके, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ BCS क्लास 2 और क्लास 4 ड्रग। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी पुअर होती है। तो जो पुअर सॉल्युबिलिटी होती है तो उसके लिए हम वेटिंग एजेंट या सॉल्युबिलिटी इनहेंसर यूज कर सकते हैं। इसको हम सॉल्युबिलिटी इनहेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्युबिलिटी इनहेंसर भी बोल सकते हैं, समझिए बात को। तो ये सारी चीज़ें थी एक्जिपिएट्स के बारे में। मुझे पता है ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा स्पीड में लिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका था। अब हम थोड़ा सा कैप्सूल के ओरिएंटेड चीज़ें और डिटेल में देखने वाले। सबसे हम कैप्सूल सेल फॉर्मेशन की बात करें। ऐसे हमारा जो कैप्सूल का सेल है ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, प्लास्टिसाइजर हमारा जो है वो काम करता है कि कैप्सूल की जो इस वो होती है, कैप्सूल सेल का प्लास्टिसाइजर जो इसकी एक वो नेचर जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है उसको इंप्रूव करता है। अब हम कौन कौन सा उसमें यूज़ कर सकते हैं, हम ग्लिसरीन एज अ प्लास्टिसाइजर यूज़ कर सकते हैं। देखो आप इसको याद कर लो, ग्लिसरीन क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं, और हम ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें हम मेनली इसमें यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम आगे बात बताएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैप्सूल सेल फॉर्मेशन का, क्या होता है, जिलेटिन। वो उसके बारे में अभी इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट जिलेटिन मैं आपको कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। फिर अदर्स में हमारे डाइज यूज हो जाते हैं उसको कलर करने के लिए, पेसिफाइंग एजेंट्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, फिर हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर हम कलरिंग एजेंट्स की बात करें तो इसमें हम इरेथ्रोसिन यूज़ कर सकते हैं, इंडिगो यूज़ कर सकते हैं, कैरामिन यूज़ कर सकते हैं, क्विनोलिन यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिफाइंग एजेंट की बात करें तो हम इसमें आयरन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो हम इसमें मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन को यूज़ करेंगे इस रेशियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में हम इथाइल वैनिलीन का यूज़ कर सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट में हम शुगर और सुक्रोज का यूज़ कर सकते हैं।
है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जिलेटिन एजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ईडीटी है, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले बात करते हैं जिलेटिन के बारे में। जिलेटिन क्या होता है, कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे जिलेटिन के बारे में, ठीक है। जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन इज अ नेचुरल वाटर सॉल्युबल प्रोटीन derived फ्रॉम द कोलेजन विच इज फाउंड इन एनिमल स्किन, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज वाइडली, कहाँ से? देखो, कोलेजन से डेराइव होता है, विच इज फाउंड इन एनिमल स्किन, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज में यूज की जाती है, ठीक है। की कंपोनेंट्स इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द कैप्सूल सेल डेराइव फ्रॉम द कोलेजन, मेनली कोलेजन से होता है। एनिमल बोन्स और स्किन इसका सोर्स है। और जिलेटिन इज बायोकम्पेटेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड फॉर्म्स अ क्लियर एंड फ्लेक्सिबल फिल्म बनाता है, इसीलिए हम मेनली जिलेटिन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्या था कि हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है कि, और ये एक हेट्रोजीनस प्रोडक्ट है, और ये हम निकालते कैसे? एनिमल कोलेजन से तो मिला, बट एनिमल कोलेजन से हम इसको निकालते कैसे? ठीक है, एनिमल कोलेजन से हम इसको निकालते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसके लिए हमें करना पड़ता है इरिवर्सिबल, ठीक है, क्या करना पड़ता है हमें? इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक, इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक, और हम क्या करते हैं? इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्या करते हैं? इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है हमें, तब हमारा क्या होता है कि जो एनिमल या बोन या स्किन है, इससे हम जिलेटिन को निकालते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? ये एक प्रोसेस है। अब इसको करते कैसे हैं, पूरा प्रोसेस अभी हम देखेंगे इन डिटेल, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो, अब पहले इसके टाइप्स की बात कर ले। जिलेटिन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और सोर्स के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इस बेसिस पे दो टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई। एक होती है हमारे पास टाइप ए जिलेटिन, दूसरा होता है टाइप बी जिलेटिन, ठीक है। टाइप ए जिलेटिन क्या होता है? ये एसिड प्रोसेस जिलेटिन होता है। इसको मैं ऐसे याद रखता था कि ए से एसिड, ए से टाइप ए से एसिड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारा एसिड ट्रीटमेंट होता था इस जिलेटिन में, टाइप ए में जो होता है एसिड ट्रीटमेंट होता है। और सोर्स जो है इसका वो क्या है? पोर्सिन स्किन या पिग स्किन, या इसको हम कहीं कहीं आपको पोर्क स्किन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पोर्क स्किन से मिलता है यूजिंग एसिड ट्रीटमेंट। टाइप ए में हम क्या करते हैं? एसिड ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका जो वो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये पीएच 7 to 9, मेनली आप रेंज ना याद रखो, आप एक स्पेसिफिक वैल्यू याद रखो, पीएच 9 पे होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? इसका पीएच 9 पे होता है, और जो कि हमारा टाइप बी से ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज क्या है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल सेल प्रोड्यूस करता है, मोर सॉल्युबल इन एसिडिक कंडीशन, और लोअर जेल स्ट्रेंथ होता है एज कम्पेयर टू टाइप बी। तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द टाइप बी, ठीक है। समझिए बात को। और एक चीज़ ये जो टाइप जे ए जिलेटिन है, इसको हम फार्मा जेल ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फार्मा जेल ए, फार्मा जेल ए। और इसका जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है? इसका नेचर जो होता है वो कैटायनिक नेचर होता है। समझ गए बात को? इसका नेचर जो होता है कैटायनिक नेचर होता है। तो ये इतनी पॉइंट्स थी हमारे किसके बारे में? टाइप ए जिलेटिन के बारे में, ठीक है। इसका सोर्स क्या है कि हमारा पोर्क स्किन से ड्राइव होता है, एसी ट्रीटमेंट से बनता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है इसका पीएच 9 होता है, और टाइप बी से ज़्यादा होता है जो कि, और ये हमारा, इसको हम फार्मा जेल ए भी बोलते हैं, और कैटायनिक नेचर का होता है, ठीक है। समझ के बात को। अब नेक्स्ट हम बात करें तो टाइप बी जिलेटिन। टाइप बी जिलेटिन क्या होता है? एल्कलाइन पेशेंट प्रोसेस्ड होता है, मतलब ये एल्कली ट्रीटमेंट से बनता है। ये हमारा हमें मिलता है किससे किससे? हमें पास मिलता है कि काउ बोन से, हाइड्स यूजिंग अल्कली ट्रीटमेंट से। और मेनली अगर देखो, मेनली अगर आप देखोगे तो हमें ये किसके किससे मिलता है? मेनली अगर इससे हम सिंपल से बात करें तो ये हमें मिल जाता है ड्राई बोन से, ठीक है, ड्राई बोन, और काल्फ स्किन से। दूसरा किससे मिलता है? काल्फ स्किन, ठीक है। जो यहाँ पे काऊ का मेंशन है, काल्फ स्किन से ये हमें टाइप बी जिलेटिन मिलता है, ठीक है। इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ये 4.7 होता है। देखो रेंज आप याद ना रखो, रेंज अभी बाद में आप देखना, अभी आप रेंज याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लो, 4.7। और ये टाइप ए से लोअर होता है, लोअर देन टाइप ए, ठीक है। अब इसका हायर जेल स्ट्रेंथ होता है, सिंपल सी बात है। और मोर स्टेबल इन न्यूट्रल टू बेसिक कंडीशन, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, वो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा सॉल्युबल और स्टेबल था। और ये लॉन्गर टाइम लेता है डिजोल्व करने में, ठीक है, क्योंकि इसकी जेल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए लॉन्गर टाइम लेता है डिजोल्व करने में। अभी इसके बारे में हम जब ब्लूम स्ट्रेंथ की बात करेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, वेट अ मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं फार्माजेल बी। और ये कौन से नेचर का होता है? ये नेचर होता है एनायनिक नेचर होता है। समझ गया बात? ये होता है एनायनिक नेचर, इसको बोलते हैं फार्माजेल बी, और ये होता है एनायनिक नेचर, ठीक है। तो हायर जेल स्ट्रेंथ हो गया, मोर स्टेबल इन न्यूट्रल टू बेसिक कंडीशन, और टेक्स लॉन्गर टू डिसॉल्व द टाइप ए जिलेटिन, ठीक है। ये होता है हमारा फार्माजेल बी, और ये एनायनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन थी हमारे पास किसके बाद? टाइप ए, टाइप बी। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, मैं आपको अब वो बता देता हूँ। मेन आपको याद रखना है सबसे पहले ये एल्कलाइन प्रोसेस याद रखना है, इसके सोर्स याद रखना है जो कि पोर्क स्किन और ड्राई बोन और काल्फ स्किन था, पोर्क स्किन दोस्त का था। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखना है जो कि आपका 4.7 है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और बाकी आप इसका नाम याद कर सकते हो, एनायनिक नेचर, बस इतना आप याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप भूल भी सकते हो, ठीक है। अब ये रहा जिलेटिन प्रिपरेशन का प्रोसेस। अब जिलेटिन प्रिपरेशन का प्रोसेस है,
तो देखो अब समझो, जो यहाँ पे ड्राई बोन और काल्फ स्किन है, ये हमने किसका सोर्स देखा, ये टाइप बी का देखा। तो ये किसकी, यहाँ से इन दोनों प्रोसेस से बन रही है टाइप बी जिलेटिन, और ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है टाइप ए जिलेटिन। अभी देखो आपको पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राई बोन से शुरू करते हैं। ड्राई बोन हमने लिया, उसके बाद हम उसको 10 to 15% तक, वो 10 to 15 डेज तक 5% HCl में रखेंगे डिजोल्व करके। फिर उसके बाद हमने उसको निकाला, वॉश किया, फिर हम उसको डालेंगे लाइम में 10% के लिए, 10% 4 to 8 वीक के लिए। फिर हम क्या करेंगे, लाइम रिमूवल करेंगे वॉश करके। फिर हम क्या करेंगे, पीएच एडजस्टमेंट करेंगे। पीएच एडजस्टमेंट किया, ठीक है। सेम हम काल्फ स्किन की बात करें तो हमने लिया, उसको वॉश किया, उसको हमने लाइम में 10%, 6 to 12 वीक के लिए रखा, और उसके बाद फिर हम उसकी वाटर वॉशिंग करेंगे 10 to 30 आवर्स तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई, 10 to 30 आवर्स तक हम उसमें उसकी वाटर वॉश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, इन दोनों में हम मेनली क्या यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहले तो आपने HCl यूज़ किया तो आपको हो गया एसिडिक हो गया, नहीं। आप देखो लास्ट में आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप लाइम का यूज़ कर रहे हो, लाइम 10% यूज़ कर रहे हो, और यहाँ भी लाइम 10% यूज़ कर रहे हो। और ये किसके नेचर का होता है, ये नेचर होता है हमारा बेसिक नेचर होता है, ठीक। क्या नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है। इसीलिए ये दोनों क्या हो गई, हमारी टाइप बी जिलेटिन हो गई। और जबकि टाइप ए जो हमारी पोर्क स्किन है, इसको हमने वॉश किया, इसको डायरेक्टली हमने एसिड में डाला 1 to 5% HCl 10 to 30, या फिर हमने इसको वाटर वॉश किया, फिर हम इसको लाइम में नहीं डाल रहे हैं। तो इसीलिए इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है एसिड ट्रीटमेंट, समझिए बात को। फिर इन सब का इतना करने के बाद जो प्रोसेस आगे का होता है वो कॉमन हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन कराते हैं इनका, फिर इनको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम इसको वैक्यूम कंसंट्रेशन करेंगे, फिर हम कूलिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, और फिर इसको हम एक पर्टिकुलर साइज में मिल करके दे देंगे। समझ के बात को, ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेस। अब हमको इसमें से याद कितना चीज़ें रखनी है, कितनी चीज़ें आप याद रखनी है, कितनी चीज़ें आप भूल सकते हो। देखो मैं आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट फैक्ट बताता हूँ कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आज तक पूछा जा चुका है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, और बाकी आप भूल भी सकते हो। जैसे आप याद कर सकते हो कि आप पहले बात तो यहाँ से ये सोर्स याद कर लो, टाइप बी टाइप ए के लिए। अब यहाँ पे टाइप बी टाइप ए में आप जो ये टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 5% HCl में 10 to 15 डेज रखा, लाइम में 4 to 8 वीक रखा, यहाँ लाइम में 6 to 12 वीक रखा परसेंट के साथ, और ये आप ये याद रख लो बस। ये जो टाइम ड्यूरेशन है आप मेनली ये तीन, अगर ये भी याद, वाटर आप एक बार भूल भी सकते हो क्योंकि वाटर सेम है, 10 to 30 आवर्स आपको याद रहेगा। ये चीज़ आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बाकी इधर-उधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। समझे बात को? तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, एचएलवी वैल्यू, कभी एक क्वेश्चन सर किसी ईयर में पूछा था जिलेटिन की एचएलवी। तो एचएलवी वैल्यू जो जिलेटिन की होती है वो होती है 9.8, ठीक है? क्या होती है 9.8, इसको आप ध्यान से अच्छे से याद करके रख लो। समझ गए बात को? तो ये था आपका जिलेटिन प्रिपरेशन, कंप्लीट जिलेटिन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे आज के वीडियो में, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स और हैं। हम बात करेंगे जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में, फिर हम बात करेंगे जिलेटिन की विस्कोसिटी के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। अब देखो ब्लूम स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी से इससे हर साल क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। लास्ट ईयर अभी 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से करके जाओ, जो पॉइंट्स बता दूंगा उसको याद करके जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है? ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द जेल स्ट्रेंथ और फर्मनेस ऑफ द जिलेटिन। फर्मनेस जेल स्ट्रेंथ भी ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो इससे पूछता है, मेजरमेंट ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन। जिलेटिन की जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो जिलेटिन के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंक है। देखो दो चीजें, एक होती है कोहेसिव स्ट्रेंथ, एक होती है एडहेसिव स्ट्रेंथ। कोहेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल्स, एडहेसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो कोहेसिव स्ट्रेंथ में क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिलेटिन की क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। और ये डिटरमाइन क्या करते हैं, किसके द्वारा? जेलोमीटर के द्वारा। इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा? जेलोमीटर के द्वारा। अब ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन। ये क्या है? ये जिलेटिन के मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन। अब जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज्यादा रिजिड हमारा जिलेटिन बनेगा, और उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी जिलेटिन होगा। हम ब्लूम स्ट्रेंथ के हिसाब से जिलेटिन की कॉस्ट होती है, जितना ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा जिलेटिन की कॉस्ट। अब इसकी जो टिपिकल रेंज होती है वो होती है 150 to 250 के बीच में, हमारे पास टिपिकल इसकी रेंज होती है जिसकी ब्लूम स्ट्रेंथ में जिलेटिन की। अगर बिलो 120 गया तो हम बोलेंगे लो ब्लूम स्ट्रेंथ का जिलेटिन है। मीडियम मतलब 120 to 200 के बीच में है तो वो हमारे पास मीडियम ब्लूम स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। और अगर हाई दैट इज मोर देन 200 चला गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि वो हाई
कंडीशन में, मतलब हाई ब्लूम स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है। अब ब्लूम स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं कि हम वेट इन ग्राम्स required to move a plastic plunger that is 0.5 inches in diameter, 4 mm in length and 6 to 5 or 625% of gelatin solution that has been placed for the 17 hours। मतलब क्या है, देखो समझो, चीज़ों को समझो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया जिलेटिन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने जिलेटिन डाल दिया, जिलेटिन का सॉल्यूशन डाल दिया, और सॉल्यूशन कितना कैसा है, सॉल्यूशन है 6/2/3% है, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 17 आवर्स के लिए, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या इसमें यूज़ करेंगे, इसके साथ में हम इसमें डालेंगे एक प्लास्टिक पंजर, ठीक है। प्लास्टिक पंजर समझ, जो इस शेप का होता है, ठीक है। हमने इसके अंदर एक प्लास्टिक पंजर डाल दिया जो इस शेप का है, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे लेंथ है प्लास्टिक पंजर की, ये कितनी होगी, लेंथ होगी प्लास्टिक पंजर की 4 mm, ठीक है। कितनी होगी, 4 mm होगी। और इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 0.5 इंच होगा, ठीक है। अब इसको मूव करने के लिए, ठीक है, इसको मूव करने के लिए जितनी फोर्स हमें लगेगी, ठीक है, इसको टू मेजर वेट इन ग्राम, इसको मूव करने के, अब जो प्लास्टिक पंजर को हम ऊपर से मूव करेंगे तो इसको यहाँ नीचे मूव करने के लिए जितना वेट लगेगा हमें ना, जितना वेट लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ, सॉरी विस्कोसिटी नहीं, इसकी हम क्या बोलेंगे, ब्लूम स्ट्रेंथ, उसी को बोल देंगे, सिंपल सी बात। अब इसमें हमने लगाया, अगर हम ऊपर से वेट लगा रहे हैं इसको मूव करने के लिए, अगर मान लो वो 120 ग्राम में मूव हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि लो है। अगर वो 120 से 200 के बीच में चला गया तो हम बोलेंगे हाँ मीडियम ब्लूम स्ट्रेंथ की जिलेटिन है। फिर अगर हम इसके बाद अगर हम इसको हम कितना कर दें, इसको अगर हम 200 के ऊपर चला गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हाई ब्लूम स्ट्रेंथ की कंडीशन है। समझ गए बात को। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से ब्लूम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, और ये इसके पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखो क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। लास्ट ईयर भी इससे इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी चांसेस हैं कि मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप कर लो इजीली, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास, विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन की बात करें तो इसको, ये मेजरमेंट है मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। अभी हमने ब्लूम स्ट्रेंथ की बात की थी, वो मेजरमेंट ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ था। ब्लूम स्ट्रेंथ किसका मेजरमेंट था, कोहेसिव स्ट्रेंथ का। ये किसका मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम मेजर करते हैं 6% ऑफ जिलेटिन एट 60 डिग्री सेल्सियस पे, हम इसकी विस्कोसिटी को मेजर कर लेते हैं, उसके लिए विस्कोमीटर्स का यूज करके मेजर करते हैं, ठीक है। समझिए बात को। अब इसका जो रेंज होता है वो 25 टू 40 मिली पॉइज के बीच में होता है। विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज होती है, तो 40 टू 25 टू 45 मिली पॉइज होता है। ये रेंज याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब विस्कोसिटी का सिंपल सा मतलब है कि जितना विस्कोसिटी होती है उतना क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है फ्लो में। तो वही बात हुई, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन टू फ्लो। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉलिक्यूलर वेट एंड कंसंट्रेशन। विस्कोसिटी इज क्रिटिकल फॉर कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एंड इट अफेक्ट द थिकनेस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कैप्सूल सेल, ठीक है। वही बात है, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगी उतना ही थिक कैप्सूल सेल का फॉर्मेशन होगा। कंट्रोल्ड विस्कोसिटी इंश्योर द प्रॉपर डिपिंग एंड फिल्म फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कैप्सूल सेल प्रोडक्शन, ठीक। जितना अगर विस्कोसिटी प्रॉपर रहेगी तो जो कैप्सूल सेल बनाने में डिपिंग और फिल्म फॉर्मेशन जो होगा वो प्रॉपर होगा। अब एक कंडीशन आती है कि ऑप्टिमम, जो अगर हम हाइग्रोस्कोपी, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर एग्जाम में, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि अगर हमें हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक या सॉलिड, इनको हमें इनकैप्सुलेट करना है एक कैप्सूल सेल में, तो उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ क्या और विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें जो ब्लूम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमेशा हम ब्लूम स्ट्रेंथ क्या प्रेफर करते हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ, हाई ब्लूम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दैट इज वो होना चाहिए हमारा 180 टू 250 ग्राम के बीच में हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और हमारी जो विस्कोसिटी है वो लो होनी चाहिए। विस्कोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सिंबल वो 25 टू 32 मिली पॉइस के बीच में होनी चाहिए, ठीक। तो हमेशा इन सब कंडीशन में हम प्रीफर करते हैं कि जो हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ हो वो हाई हो और विस्कोसिटी जो हो वो लो, ठीक है। ये बात होगी। अब एक क्वेश्चन और पूछा था इस एग्जाम में कि आयरन कंटेंट के बारे में पूछा था कि जो आयरन कंटेंट है, ठीक है, आयरन कंटेंट है कैप्सूल सेल में वो कितना होना चाहिए और क्यों। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए। तो आयरन कंटेंट जो होना चाहिए वो नॉट मोर देन कितना, नॉट मोर देन 15 ppm। 15 ppm से ज़्यादा का आयरन कंटेंट उसमें हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। आयरन कंटेंट कितना होना चाहिए, 15 ppm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो 15 ppm से ज़्यादा का आयरन कंटेंट हो गया तो वो क्या कॉज कर देगा, वो कॉज कर देगा डार्क स्पॉट्स, ठीक है।
वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स के जनरेशन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो आयरन कंटेंट होना चाहिए वो 15 ppm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इन जिलेटिन। समझ गए बात को? तो ये एक कुछ बेसिक्स और डिटेल ओवरव्यू थे जिलेटिन के बारे में और साथ में कैप्सूल के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैप्सूल के टाइप्स के बारे में, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर हम इवेल्युएशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि एक और लेक्चर लगेगा और हम कैप्सूल को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमें वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप ये वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और सिंपल सी बात है, आप जाके क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उस लिंक से जाके सीधे डायरेक्ट नोट डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में आपका क्या सजेशन है, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ में हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो उसको जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, काफ़ी बच्चे दे रहे हैं। तो वहाँ से आप रैंक कार्ड में आप अपनी एक रैंकिंग बनाओ, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, ये टेम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें जो कंटेंट्स है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यार ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए निकाल के लाने में। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि चीज़ें आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।